हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 9 ऐसे डिटेल्स आयरन मैन 3 से जो आप लोगों को अभी तक किसी ने भी नहीं बताया होगा। इसके अलावा 3 ऐसे डिटेल्स जो कि ज़्यादा सोचने पे सेंस बनाएंगे और 3 ऐसे बातें या फिर कहें फैक्ट जो कि आयरन मैन से रिलेटेड है बट वो आयरन मैन 3 से नहीं होंगे। बट आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों को आखिरी के जो 3 बातें होंगे वो नहीं मालूम होंगे, तो उसे देखना ना भूलिएगा। मैं टाइम स्टैम्प आपको नीचे दे दूंगा। अगर आपको कोई फैक्ट मालूम चले और आपको बोरिंग लगने लगे तो आप उसे जाके जरूर ही देखिएगा। तो बिना किसी स्पॉन्सर और इंट्रो के वीडियो शुरू करते हैं। तो नंबर 1, क्या आप लोगों ने एवेंजर्स मूवी का ये जो ए रह गया था न्यूयॉर्क बैटल के बाद से, उसे आयरन मैन के घर पे स्पॉट किया था? अगर हाँ तो वेल एंड गुड, अगर ना तो मैं आपको यहाँ पर स्पॉट करवा देता हूँ आयरन मैन 3 के इस सीन के अंदर जहाँ उसके घर की साफ सफाई हो रही थी उस अटैक के बाद से, तब आप यहाँ पर ए देख सकते हैं। अब चलते हैं अगले डिटेल की और वो ये थी कि आप लोगों ने सोचा कि किस तरह यहाँ पर पेपर ने रिपल्सर्स को यूज किया, क्योंकि किसी भी रिपल्सर को यूज करने के लिए उसे एनर्जी सोर्स की जरूरत पड़ती है और आयरन मैन के केस में वो आर्क रिएक्टर से आता है, जिस चीज को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से आयरन मैन 1 मूवी के इस सीन में देखा था, जहां हम आर्क रिएक्टर से एनर्जी को जाते हुए देख सकते हैं। लेकिन इस सीन में तो पेपर ने जब उस हाथ को उखाड़ा था तो वो किसी आर्क रिएक्टर से कनेक्टेड नहीं था। तो फिर पेपर ने इस सीन में शूट कैसे किया? तो इसका जवाब है जो एक्सट्रीमिस्ट उसके अंदर था उसी के हीट एनर्जी को इस्तेमाल करके उन्होंने वहां पर उसका रिपल्सर यूज किया था, इसीलिए आप उन्हें ग्लो होते हुए देख सकते हैं। ग्लो होने से याद आया कि हमारा तीसरा डिटेल भी एक्सट्रीमिस्ट से रिलेटेड है। तो अब चलते हैं नंबर 3 डिटेल की ओर, जो की है एड्रिच किलियन यहाँ पर कैसे सर्वाइव कर जाता है उस ब्लास्ट से। तो असल में जब टोनी मार्क 42 के उसके ऊपर चढ़ा रहा होता है तभी वो अपने बॉडी का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ा रहा होता है, लेकिन क्योंकि उसे अपने बॉडी के हर एक पार्ट का टेम्परेचर बढ़ाना पड़ रहा था, ना कि सिर्फ एक हाथ में फोकस करना हो रहा था, इसीलिए उसे वहां पे थोड़ा सा टाइम लग जाता है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर देख सकते हैं ब्लास्ट होने से पहले वो इतना ज्यादा अपने आप को हीट अप कर लेता है कि जो जॉइंट वाले पार्ट होते हैं मार्क 42 के, जो कि सबसे कमजोर वाले हिस्से होते हैं, वहां पर आप उसके हीट का असर देख सकते हैं और इसीलिए जब वो ब्लास्ट करता है तो वो वहां पे बच जाता है, क्योंकि उस सूट को वो ऑलरेडी कमजोर बना चुका था। तो उसके ब्लास्ट का जो इम्पैक्ट होना था वो असल में वहां पर नहीं होता है, क्योंकि उस ब्लास्ट के एक्चुअल इंपैक्ट से बचना मुश्किल था। अब चलते हैं हमारे चौथे डिटेल की ओर, जो कि है मार्क 7 से। हाँ, वही आर्मर जो कि अपने डेवलपिंग फेज में होते हुए भी न्यूयॉर्क के इस बैटल में बहुत ही कारगर साबित हुई थी। इसके अलावा आयरन मैन 3 में हमें इसका थोड़ा सा कैमियो टाइप सीन देखने को मिला था, जिसमें आप लोगों ने तो ये नोटिस किया ही होगा कि यहाँ पर टोनी कुछ ही सेकंड के अंदर अपना सिटी हार्ट स्कैन और MRI स्कैन कर लेता है, जिसे रियल वर्ल्ड में करने में बहुत ही ज्यादा टाइम भी लगता है और बड़ी बड़ी मशीन्स भी लगते हैं, बट यहाँ पर वो कुछ सेकंड के अंदर कर लेता है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ और एडिशनल फीचर्स थे जिसके बारे में हमें मूवी के अंदर बताया तो गया लेकिन दिखाया नहीं गया, एंड वो डिटेल थी कि किसी भी बॉम्ब को डिफ्यूज करना या फिर उसे हवा में ही फोड़ देना। और ये कैसे मुमकिन हो पाता, तो मैं आपको बता दूं कि इस आर्मर के जो फिंगर टिप्स वाले जगह पे है वहां से कुछ एनर्जी फील्ड टाइप के निकलते जो बॉम्ब के आसपास होते और उसके बाद से उसे डिफ्यूज करने की कोशिश करते। अगर वो डिफ्यूज नहीं होता और गलती से कुछ गलत कदम उठ भी जाता तो वो जो ब्लास्ट होता वो एनर्जी शील्ड के अंदर ही होता। एंड ये बात टोनी ने रोडी को तब बताया था जब उसे मैंडरीन के बारे में जानना था और रोडी ने कहा था कि ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि 9 बॉम्ब ब्लास्टिंग हुए हैं और उसके सोर्स के बारे में ना पता होने के कारण से हम लोग उसे डिफ्यूज ही नहीं कर पाए। जिस पर टोनी बताता है कि तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं हर तरह के बॉम्ब को डिफ्यूज कर सकता हूँ, इनफैक्ट हवा में ही उन्हें फोड़ सकता हूँ। सो गाइस ब्रेस योरसेल्फ, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग डिटेल्स आपको आयरन मैन के और भी आर्मर्स के बारे में पता चलने वाले हैं और उसके यूनिक फीचर के बारे में, इसीलिए इतना ज्यादा टाइम लग जा रहा है उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए। अब चलते हैं 5वीं डिटेल की ओर, जो कि है यहाँ पर मार्क 2 पोटैटो गन का होना। अब ये जो मार्क 2 पोटैटो गन है यहाँ पर होने से आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो एक अपग्रेडेड वर्जन है पोटैटो गन, जिसे लेके हार्वी सबसे पहले टोनी के सामने आता है और उसने एज अ गिफ्ट दिया, जिसने पूरे गैरेज को इतना ज्यादा अपग्रेड कर दिया। उसके लिए एक पोटैटो गन को अपग्रेड करना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में आप लोगों को अगर याद होगा तो टोनी स्टार्क ने बहुत सारी चीजों की डिमांड की थी, जिसमें से एक था न्यूमेटिक एक्यूरेटर, जो कि असल में उसके पोटैटो गन से ले लिया गया था। इसीलिए टोनी यहाँ पर उसे पोटैटो गन मार्क 2 देता है, जो कि असल में उसका अपग्रेडेड वर्जन होता है।
अब चलते हैं छठी डिटेल की ओर, जो कि है कि आयरन मैन ट्रायलॉजी के अंदर आयरन मैन 3 इकलौती ऐसी मूवी है जिसके अंदर AC/DC के गाने फीचर नहीं किए गए थे। और तो और AC/DC टोनी स्टार्क का फेवरेट बैंड है। इसके अलावा कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टू डू लिस्ट रहती है उसके अंदर AC/DC के गाने सुनना भी वहाँ पे लिखा हुआ रहता है। इनफैक्ट क्रिस्टीन जो आयरन मैन 1 और आयरन मैन 2 में नजर आ चुकी है वो तक इस मूवी के अंदर नहीं थी। अब चलते हैं हमारे 7वें डिटेल की ओर, जो कि है जॉन रीवर, यानी कि ये बूढ़ी अम्मा जिसे आप लोग यहाँ पे टेलीविजन में देखते हैं। ये आखिरी मूवी थी जिसके अंदर वो अपीयर हुई थी। अब चलते हैं 8वीं डिटेल की ओर, जो कि है कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ओरेकल के सर्वर को ही टोनी यहाँ पर भी यूज करता है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टोनी अपने घर के अंदर भी ओरेकल के सर्वर यूज करता है। अब इससे भी ज्यादा मजेदार बात यह है कि ओरेकल सर्वर के जो रियल वर्ल्ड के फाउंडर हैं लैरी एलिसन, उनका कैमियो आपको आयरन मैन 2 के इस सीन में देखने को मिल जाएगा। अब चलते हैं 9th डिटेल की ओर, जो कि है हैप्पी का यहाँ पर बाम्बी बोलना। अब ये जो बाम्बी बोलना है ये एक रेफरेंस है बाम्बी आर्गोगास्ट का, जो कि कॉमिक्स के अंदर टोनी स्टार्क के बहुत ही लंबे समय के लिए असिस्टेंट सेक्रेटरी रह चुकी है। इनफैक्ट MCU के अंदर भी हम लोगों ने इन्हें कुछ सेकंड के लिए देखा है, जो कि था आयरन मैन 2 मूवी से, जहां पर हम देखते हैं कि वो पेपर को इन्फॉर्म करती है कि टोनी स्टार्क उससे मिलने के लिए आया है और ये वही औरत रहती है जिसने ब्लैक विडो को अपॉइंट किया था स्टार्क इंडस्ट्रीज के अंदर। अब आगे के जो 3 डिटेल्स हैं, अगर आप उनके बारे में ज्यादा सोचिएगा तभी वो कुछ सेंस बनाएंगे, वरना कुछ सेंस नहीं बनाएंगे। तो अगर आप चाहे तो गिवन टाइम स्टैम्प पे स्किप मार सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन या फिर अभी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ताकि आपको यूनिक डिटेल्स पता चले जो कि मैंने लास्ट में रखे हुए हैं। तो अब चलते हैं 10th डिटेल की ओर, जो कि ये है कि एवरेज के लिए जब आयरन पेट्रियट के सूट को यहाँ पर गर्म कर रहा होता है तभी वो 7 से कहता है कि वो मिस पॉट्स को लेकर जाएगा, जिसपे 7 कहता है कि अभी भी मिस पॉट्स फेज 2 के अंदर है, जो कि एक रेफरेंस हो सकता है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 2 का, जिसकी आयरन मैन 3 पहली मूवी थी। अब चलते हैं 11th डिटेल की ओर, जो कि ये है कि जब टोनी के घर पे अटैक होता है तो उसके जो सूट हॉल ऑफ आर्मर में रहते हैं वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट होते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा था कि उसके ऊपर अटैक होने की वजह से वो वहां पर डिस्ट्रॉय हो गए थे, लेकिन यहाँ पे जो चीज मैं नोटिस करने के लिए आप लोगों को कह रहा हूँ वो ये है कि जब पेपर पॉट्स उन डिस्ट्रॉयड सूट में से एक सूट का हेलमेट उठाती है तो आप उसके फेस में एक क्रैक देख सकते हैं। एंड मैं सिमिलर तो नहीं कहूंगा, लेकिन मूवी के एंड में जब मार्क 42 को भी सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने के लिए कह दिया जाता है और उसके बाद से जब एड्रिस्किलियन बच जाता है तो आप उसके फेस में भी ऐसा ही मार्क देख सकते हैं। भले ये सिमिलर ना हो लेकिन फेस में एक मार्क आता है। अब चलते हैं 12th डिटेल की ओर, जो कि ये है कि आयरन मैन 3 मूवी के एंड में टोनी जिस कार को चला रहे होते हैं उसका नाम कुछ ई-ट्रॉन मॉडल रहता है, और ये जो ई-ट्रॉन है एक छोटा सा हिंट हो सकता है शायद अगली मूवी के विलन के लिए जिसमें आयरन मैन आने वाले थे, जो कि था एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, एंड उस मूवी का विलन था अल्ट्रॉन और यहाँ पे उस गाड़ी का नाम है ई-ट्रॉन। तो थोड़ा मोड़ा सिमिलर लगता है, तो सोचा क्यों ना आप लोगों से इसके बारे में थोड़ा सा पूछ लूं कि आप लोगों को भी ऐसा फील होता है या फिर मैं ही बस कुछ ज्यादा सोच रहा हूं। तो अब चलते हैं 13 डिटेल की ओर, जो कि ये है कि आयरन मॉन्गर, जो कि साइज में टोनी स्टार्क के सूट से बहुत ही ज्यादा बड़ा था और बल्कि था, लेकिन उसकी कैरिंग कैपेसिटी यानी कि लिफ्टिंग कैपेसिटी ज्यादा नहीं थी, वो सिर्फ 6804 केजी तक ही उठा सकता है। अब चलते हैं अपने 14 डिटेल की ओर, जो कि है कि आयरन मैन के मार्क 5 जो कि ये सूटकेस वाला आर्मर रहता है, इसका वजन सिर्फ 5 केजी था, एंड वेट के मामले में सिर्फ मार्क 41 जिसका कोड नेम बोन्स है वही इसे टक्कर दे सकता है। चलते हैं 15 डिटेल की ओर, जो कि ये है कि आयरन मैन के जो मैक्सिमम सूट्स हैं उनके अंदर गोल्ड टाइटेनियम एलॉय ही यूज किए गए हैं, लेकिन वो किस रेशियो में यूज किए गए हैं ये किसी को नहीं मालूम है। तो उसके अंदर 95.5% टाइटेनियम होता है और 4.5% गोल्ड होता है, एंड ये बात भी मुझे मार्वल के ऑफिशियल सोर्सेस से पता चले हैं, प्लस आर्मर्स के बारे में जानने की जो रिसर्च कर रहा था उसके दौरान पता चले हैं। तो आप लोगों को इस बात से ये अंदाजा हो ही गया होगा कि जो आयरन मैन के आर्मर्स के ऊपर जो वीडियो आने वाले हैं उसके अंदर डिटेलिंग का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है, एंड उन्हें किस तरह प्रेजेंट करना है इस चीज का भी, इसीलिए इतना ज्यादा टाइम लग जा रहा है। और मे बी अगर सब कुछ सही रहा तो वो अगले वीक तक आ जाएगा, मतलब अगले सैटरडे संडे तक उसके आने के चांसेस है। अगर आप उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, प्लस बेल आइकन भी दबा दे ताकि जब भी मैं वो उस वीडियो को डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इन केस अगर आप लोगों ने आयरन मैन से रिलेटेड और भी अमेजिंग फैक्ट्स
नहीं देखे हैं तो आप उन्हें मेरे फैक्ट सीरीज के अंदर देख सकते हैं, जिनमें से एक के अंदर ब्लैक सैबथ जिसकी टी शर्ट टोनी स्टार्क एवेंजर्स मूवी में पहनते हैं, उनका आयरन मैन नामक एक गाना है जिसके अंदर वो कहते हैं कि टोनी स्टार्क टाइम ट्रेवल करेगा मैनकाइंड के लिए। एंड गेस व्हाट, एवेंजर्स एंड गेम के अंदर हमें देखने को मिलता है टोनी स्टार्क टाइम ट्रेवल करते हुए, तो तब तक आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। प्लस फैक्ट सीरीज के अंदर आपको बाकी सारे कैरेक्टर्स के बारे में भी बहुत सारे फैक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, बहुत अच्छा लगा हो तो शेयर करें एंड अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन के जरिए बताना ना भूलें। प्लस मुझे ये भी बताएं कि इनमें से कितने फैक्ट्स आपको मालूम थे, कितने आपको आज पता चले। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसे ही ऑसम फैक्ट्स के लिए। अगर आप पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन को दबाया है या नहीं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। एंड इतना हो जाए तो एक बात आप हमेशा याद रखें कि लाइफ में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, हमेशा कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें, लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड स्टे सेफ, स्टे होम।